हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़। ये हमारा एक क्लास टेस्ट है। ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी और अदर एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सीरीज़ हम जब भी चलाते हैं हमेशा इस सीरीज़ से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच सोर्स कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू इन 25-26। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले अपने आंसर कॉपी में मार्क कर सकते हैं, फिर आप चेक कर सकते हैं आप सही हो गलत हो जो भी आपने रीडिंग करी है, और मैं फिर उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट होता है तो पूछ भी सकते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। कौन सा सोर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में 25-26 के बजट में। तो 2025-26 के बजट में देखो, एक तो होता है गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है और एक होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर अगर हम देखें गवर्नमेंट के पास पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी है। तो 24% है इसका, सी आंसर है इसका, 24% है। सबसे ज़्यादा सरकार ना उधार में ही पैसा ले रही है। ठीक है, 24% बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे एक पहले वाले टेस्ट में भी था, क्लास टेस्ट में, उसमें भी हमने काफ़ी डिटेल में करा था डिस्कस, और क्लासरूम में तो हमने बजट की काफ़ी क्लासेस करी हैं जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स में 22% है इनकम टैक्स। तो ये ध्यान रखना है आपको, इनकम टैक्स में 22%। अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन किस टैक्स से आ रहा है, तो तब तो इनकम टैक्स आंसर है, क्योंकि बोरोइंग क्या है, वो टैक्स नहीं है, वो तो उधार है। अगर केवल ये पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है सबसे ज़्यादा, तब तो बोरोइंग से आ रहा है, उधार से ही सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो 1/4 तो सरकार उधार ही ले रही है मार्केट से। तो इनकम टैक्स में 22% है। उसके अलावा अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में 18% है। जीएसटी लिखा होगा इसमें 18% है, आपको ध्यान रखना है। जीएसटी से भी अच्छा खासा कलेक्शन होता है। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स में 17% है। ठीक है, तो बोरोइंग और इनकम टैक्स ध्यान रखना है। टैक्स बोलेंगे तो इनकम टैक्स है, बोरोइंग अगर टैक्स की बात नहीं करें, ओवरऑल बोल रहे हैं रेवेन्यू में, तो फिर बोरोइंग में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड किस स्टेट में है, तो ये हरियाणा में है। ठीक है, गुरुग्राम में। तो ए इसका आंसर है, गुरुग्राम, हरियाणा। तो ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये एक तरीके से बर्ड सेंचुरी है, पॉपुलर बर्ड सेंचुरी, लोग घूमने भी जाते हैं वहाँ पर, बर्ड सेंचुरी। यहाँ ना माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स आती हैं बाहर से। सीज़न होता है अलग अलग सीज़न में, विंटर्स में। ठीक है, तो अलग अलग बर्ड्स आती हैं, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था, अखबार में भी आया था इसका, द हिंदू में। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वैम ड्रोन्स। देखो स्वैम ड्रोन्स क्या होते हैं, जैसे हमें पता है कि मान लो कि जब वॉर होता है आजकल ड्रोन का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। मैरिजेस में भी ड्रोन वगैरह यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग, मूवीज़ में, हर चीज़ में ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, वॉर जो है, अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है तो वहाँ भी ड्रोन पाकिस्तान भी यूज़ करेगा, इंडिया भी यूज़ करेगा। इंडिया चाइना वॉर, हर जगह, रशिया यूक्रेन वॉर, सभी में ड्रोन वगैरह यूज़ हो ही रहे हैं। ड्रोन्स में कैमरा रहता है, अपने स्टेशन में बैठे बैठे देख सकते हैं ड्रोन जा रहा है, पूरा वीडियोग्राफी वगैरह ले सकता है। उसमें बंदूक भी रहती है, लाइव फायर भी किया जा सकता है, गोली भी चलाई जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें। अब मान लिया कि पाकिस्तान की तरफ से मान लिया कि 50 ड्रोन एक साथ आ गए। अब कोई ड्रोन आता है हमारी टेरिटरी में एंटर करता है, तो हम फायर करके ड्रोन को गिराएं। ठीक है, और 50 ड्रोन आ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेशन में चल रहे होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि वो भी प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग ड्रोन्स के शोज़ होते हैं, लेज़र शो टाइप के ड्रोन्स के, जो ड्रोन अलग अलग शेप रहते हैं, ले लेते हैं। वो कोऑर्डिनेटेड ड्रोन्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अगर शेर की शेप लेनी है तो शेर की शेप ले लेगा वो। ठीक है, या फिर अगर बिल्ली की शेप लेनी है तो बिल्ली की शेप ले लेगा। तिरंगे की शेप लेनी है तो ड्रोन तिरंगे की शेप ले लेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटीग्रेटेड होते हैं। तो ऐसे कोऑर्डिनेटेड ड्रोन्स को ना स्वैम ड्रोन्स कहते हैं, स्वैम ड्रोन्स। अब मान लिया कि अब एक साथ 50, 60, 70, 80 ड्रोन्स का अटैक होता है चाइना से, तो उनको एक साथ गिराना भी तो है। तो उनको एक साथ गिराने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमने बनाई है ये जो भार्गव अस्त्र, भार्गव अस्त्र क्या है, ये
एंटी ड्रोन्स है, माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। ये क्या करेगा, जो रडार होता है, रडार इंटरसेप्ट करेगा कि भाई 50 60 70 ड्रोन आ रहे हैं, और वो इंटरसेप्ट करके कैलकुलेशन करेगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, वो कैलकुलेशन करने के बाद छोटी छोटी मिसाइल जो है ना, भार्गव अस्त्र, छोटी छोटी मिसाइल छोड़ेगा, और वो सारी मिसाइल एक साथ उन सारे ड्रोन्स को, स्वयं ड्रोन जो ग्रुप है ड्रोन्स का, उन सबको गिरा देगी। ये जो हमारा भार्गव अस्त्र मिसाइल सिस्टम है, माइक्रो मिसाइल सिस्टम, इंडिया का पहला भार्गव अस्त्र ड्रोन्स को गिराने का, ये एक साथ 64 मिसाइल माइक्रो मिसाइल छोड़ सकता है। भार्गव अस्त्र एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल छोड़ सकता है, तो एक साथ 64 ड्रोन्स गिराए जा सकते हैं। तो ये क्योंकि न्यूज़ में है तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी रेंज ना 2.5 किलोमीटर है, तो ये भी अगर आप नोट कर लेंगे तो सही रहेगा। 2.5 किलोमीटर इसकी रेंज है। उसके अलावा ये इसे बनाया किसने, एक इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड है नागपुर में, डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। नागपुर में कंपनी है लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र में कंपनी है, उसने ये बनाया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको डेवलप करा है इसने। 64 मिसाइल एक साथ जाके ग्रुप ऑफ ड्रोन्स को एक साथ गिरा सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, IRDA का फंक्शन क्या है? IRDAI, इसको पूरा हम बोलेंगे IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है IRDAI। ये रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। जैसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर है, वैसे ही IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर है। जैसे SEBI शेयर मार्केट का रेगुलेटर है। मतलब इंश्योरेंस की कंपनीज कोई भी स्कीम लेकर आती है या उन्हें इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करना है, लाइसेंस लेना है, IRDA से ही परमिशन लेनी होती है, ठीक है। तो IRDA, इसमें हमारे पास आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? IRDA हैज ड्यूटी टू रेगुलेट, प्रमोट, इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस। अच्छा, री इंश्योरेंस क्या है ये भी समझ लेते हैं। इंश्योरेंस तो आपको पता ही होगा, इतनी सारी इंश्योरेंस की कंपनीज हैं। चाहे हम हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं, या जनरल इंश्योरेंस हो सकता है, कार का, बाइक का, किसी भी चीज़ का, फायर इंश्योरेंस हो सकता है। इंश्योरेंस में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। री इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी जब अपने बिजनेस का भी इंश्योरेंस करवाती हैं तो उसे री इंश्योरेंस बोलते हैं। मान लो कि जैसे टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी है। अब मान लिया टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम्स बहुत सारे आ गए, और क्लेम्स जब ज़्यादा आ जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी इतना क्लेम दे नहीं पाती, क्योंकि अब मान लो 1000 लोगों ने इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी, 1000 लोग प्रीमियम दे रहे हैं, क्लेम तो 15-20 ही आएंगे ना। तो 1000 लोगों का से जो पूल इकट्ठा होता है उसी से 15-20 क्लेम को दिया जाता है, बाकी बचाव प्रॉफिट होता है कंपनी का, ठीक है। तो क्लेम्स अगर ज़्यादा आ गए, मतलब 1000 लोगों ने इंश्योरेंस करवाया था और 200 क्लेम आ गए, तो कंपनी के पास इतना पैसा होगा ही नहीं, कंपनी डूब भी सकती है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपना इंश्योरेंस करवाती है। GIC कंपनी में जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसे बोलते हैं री इंश्योरेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने बिजनेस के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसका इंश्योरेंस करवाती है, तो उसके लिए री इंश्योरेंस टर्म होता है। तो डी हमारा इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। व्हाट इज द एलोकेशन ऑफ महात्मा गांधी नरेगा इन बजट? इतना तो ये एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इस स्कीम में सबसे ज़्यादा पैसा सरकार खर्च कर रही है नरेगा में, और हमेशा से ही एग्जाम में ऐसी स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती है सरकार, या किसी वजह से कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या होता है कि आपकी ना काफ़ी एक्टिव लर्निंग होती है, वरना ना वो लर्निंग काफ़ी पैसिव हो जाती है। आप रीडिंग मारते रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है, वो ग्रे एरियाज रहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ठीक से पढ़े नहीं होते। तो इसीलिए ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ना जो भी आपने पढ़ा है, रिवीजन करा है, उसकी एक्टिव लर्निंग होती है, चीज़ों को और बेहतर तरीके से आप दिमाग में बैठा पाते हो, और प्रोबेबल क्वेश्चंस भी आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह है। इसके बाद अगर हम देखें ना, नरेगा में तो इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार, उसके बाद जल जीवन मिशन है 67,000 करोड़। जल जीवन मिशन मतलब हर घर तक पीने का पानी पहुंचना, ये सब, तो वो उसके बाद 67,000 करोड़। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रहना चाहिए
स्वहिम इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। ये स्पेशल विंडो है, इसकी फुल फॉर्म स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। तो ये जो है बेसिकली ये विंडो किस चीज़ के लिए बना हुआ है? हमारे देश में इतने सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, इतने सारे उनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं, 100 फ्लैट बना रहे हैं, 200 फ्लैट बना रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी बिल्डर्स ना कई बार फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंस जाते हैं। अब प्रोजेक्ट ना आधे अधूरे हो जाते हैं। कोई प्रोजेक्ट 70% कंप्लीट होता है, कोई 40%, कोई 60%, कोई 80%, या कोर्ट कचहरी का चक्कर केस में उलझ जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाता। तो ये सब क्या रहता है कि कंप्लीट जो है रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाता है। तो मोदी सरकार ने एक फंड बनाया है कि ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर फंस चुके हैं, उनके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है और कैश, ये सब कोर्ट कचहरी का चक्कर भी है, तो उसमें ये वाला जो विंडो है, इससे उन प्रोजेक्ट्स को ना कंप्लीट किया जाएगा, फंड्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। प्रॉपर्टी बिल्डर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह बिल्डर्स जो होते हैं, उनको फंड्स अवेलेबल करवाए जाएंगे ताकि वो इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा सके। और क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग भी होते हैं जिन्होंने फ्लैट बुक किया हुआ, 70% लोगों ने किया हुआ, मान लिया फ्लैट बुक, 30% फ्लैट बुक नहीं है, तो 70% को भी फ्लैट नहीं मिल पाएगा, 30% क्योंकि फ्लैट बुक तो है नहीं। और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा बाकी 30% भी फ्लैट बिक सकते हैं ईजिली। वरना क्या है कि पूरा प्रोजेक्ट ही अधूरा रह जाता है, अब फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर, रिसोर्सेज का वेस्टेज। तो ये पर्पस इसका यही है ताकि जितने भी पूरे इंडिया में रियल एस्टेट के जो फ्लैट्स वगैरह हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा सके। सरकार उनको फंड्स प्रोवाइड करेगी, फिर उनसे रिकवरी कर लेगी जो भी उनके पास पैसा आएगा। और हमारे देश में ना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए ना एक रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसको 2016 का कानून है, जिसे रेरा भी बोलते हैं। ये बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर्स को रेगुलेट करने के लिए है। प्रॉपर्टी डीलर्स मतलब ये बिल्डर्स को रेगुलेट करने के लिए है, ताकि वो कस्टमर्स के साथ या फ्लैट ओनर्स या जिन्होंने फ्लैट बुक किया हुआ उनको एक्सप्लॉइट ना करें। तो उनको रेगुलेट करने के लिए ये रेरा एक्ट हमारे देश में है। ठीक है, तो इसका हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है सारे के सारे फंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डंकी रूट। डंकी रूट बहुत काफ़ी न्यूज़ में है। डंकी में एक मूवी भी बनी थी शाहरुख खान की, ठीक है, जिसमें मान लो हमें किसी यूएस जाना है या यूरोप में किसी देश में जाना है, तो कई बार क्या होता है कि हमें वीज़ा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर कुछ लोग क्या करते हैं, इलीगल तरीके से फिर उस कंट्री में घुस जाते हैं। इलीगल तरीके से अलग अलग एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू इलीगल तरीके से शिप में जाते हैं, फिर जंगलों से होते हुए चोरी छिपे ड्राइव वगैरह खिला के दूसरे देशों में घुस जाते हैं, तो उसे बोलते हैं डंकी रूट। तो शाहरुख खान की एक मूवी डंकी इसी के ऊपर थी। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने काफ़ी इलीगल जो इंडियन हैं, जो इलीगली अमेरिका में घुस चुके हैं, जो इंडियन इलीगली डंकी रूट से गए हैं, वो अलग अलग मैक्सिको से अलग अलग 30 लाख 40 लाख 50 60 लाख ऐसा खर्च करके भी गए हैं लोग इलीगल तरीके से, क्योंकि उन्हें यूएस का वीज़ा इतनी आसानी से मिलता नहीं है। एक तो लंबी लाइन होती है, और यूएस नॉर्मली क्या है, किसी बिजनेस की वजह से या किसी न किसी रीज़न की वजह से पैसे वाले टैलेंटेड लोग उन्हीं को वीज़ा देता है ज़्यादातर, जो मतलब पढ़े लिखे हो या नौकरी करने वाले हो या बिजनेस एक्टिविटी हो, मतलब रीजंस पूछता है, बिना रीज़न के किसी को वीज़ा देता नहीं है यूएस। ठीक है, तो जो पंजाब है, पंजाब से बहुत लोग यूएस डंकी रूट के थ्रू गए थे, तो वो भी एक न्यूज़ में था। तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद काफ़ी लोगों को वापस फ्लाइट से इंडिया भेजा गया है, जो पकड़े गए वहाँ पर अरेस्ट हुए, डंकी रूट से अमेरिका में घुसे थे। ठीक है, तो ये इलीगल इमिग्रेशन मेथड है, ए इसका आंसर है हमारा 7th का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में आता है, व्हाट इज द प्रोविजन हैज बीन मेड सीनियर सिटीजन फॉर रिगार्डिंग टीडीएस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमने पहले वाले टेस्ट में भी करा था डिस्कस, क्लास में भी हम बजट में बहुत डिटेल में डिस्कस कराएं। तो इसका 1 लाख रुपए है, 1 लाख है। इसका मतलब क्या होता है कि टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
इसका मतलब क्या है कि जैसे बैंक है, बैंक में किसी ने 1 करोड़ की एफडी कराई, फिक्स डिपॉजिट, तो उसमें इंटरेस्ट मिला 6 लाख रुपए 1 साल में, तो ये 6 लाख हमारी क्या है, इनकम है, तो इसके ऊपर ना इनकम टैक्स बनता है। अब मान लो हमने आईटीआर फाइल करी और हमने आईटीआर में लिखा ही नहीं कि भाई बैंक में एफडी से इंटरेस्ट मिला, तो अब हमने तो टैक्स बचा लिया, टैक्स चोरी कर लिया। लेकिन सरकार इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं, तो सरकार क्या करती है, बैंक को ये बोलती है कि आपके कस्टमर्स को अगर इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप वहीं पर टैक्स काट लो, सोर्स में ही, ये सोर्स है ना बैंक, जहाँ 6 लाख का इंटरेस्ट बना, तो सोर्स में ही टैक्स डिडक्टेड सोर्स हो जाता है। और इनकम टैक्स मान लिया जैसे 30% है, 30% काट लेंगे, 1,80,000 वो सरकार के पास चला जाएगा, बाकी बचे 4,20,000 वो कस्टमर को इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा कि भाई ये आपका तो टीडीएस कट गया इसमें, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या है कि जो सीनियर सिटीजन है 1 साल में उनके 1 लाख तक का अगर इंटरेस्ट आता है, उनकी एफडी जो भी कराई होगी उसके ऊपर कोई टीडीएस बैंक नहीं काटेगा, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा की जो इनकम होगी बैंक में इंटरेस्ट के थ्रू जो भी कमाया होगा उसके ऊपर बैंक टीडीएस काटेगा 1 लाख से ऊपर, तो 1 लाख तक एग्जम्प्टेड है, तो इसका आंसर हमारा सी हो गया, ठीक है। उसके अलावा आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइफेड। ट्राइफेड हमारा न्यूज़ में रहता है कई बार। ट्राइफेड जो है ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है कि ट्राइबल एरिया में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो ट्राइबल्स के लिए प्रॉब्लम क्या है, उनके प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। ट्राइबल एरिया में जंगलों में मार्केट तो है नहीं कि लोग खरीदेंगे, इतना अच्छा पैसा भी नहीं मिलेगा वहाँ। तो ये ट्राइफेड क्या करेगा, ट्राइबल एरिया के लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उनको ना मार्केट के साथ लिंक करेगा ताकि उन्हें अच्छा पैसा मिल सके, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह भी देगा, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे बैम्बू से फर्नीचर वगैरह बनाना या बैग सिलना, ठीक है, अलग अलग फॉरेस्ट प्रोडक्ट से बहुत सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह। तो ट्राइफेड हेल्प करता है ट्राइबल एरिया के लोगों को मार्केट के साथ लिंक करने में, ट्रेनिंग देने में, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ट्राइबल अफेयर, क्योंकि मैं ट्राइबल एरिया के लोगों के लिए एफडीआई। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं एफडीआई। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डी, एफडीआई हम बोलते हैं जब किसी फॉरेन कंपनी को हम परमिशन देते हैं इंडिया में बिजनेस करने के लिए या ट्रेड करने के लिए, तो उसको एफडीआई बोलते हैं। जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करने के लिए आती है तो उसे एफडीआई बोलते हैं। जैसे सोनी और होंडा, वो जापान की कंपनी है, इंडिया में बिजनेस कर रही है तो वो एफडीआई है। एलजी और सैमसंग, कोरिया की कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है, वो एफडीआई है। और जैसे मोबाइल फ़ोन है कितने सारे, जैसे वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी, शाओमी, पोको, ये सब चाइनीज़ कंपनी है जो इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो ये सब एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, यूएस फूड चेन है, तो ये सब एफडीआई है। ऑडी जो कार है वो जर्मनी की कंपनी है, तो वो एफडीआई है। वोडाफोन ब्रिटिश कंपनी है, वोडाफोन आइडिया आपने सुना होगा, ब्रिटिश कंपनी है वोडाफोन, आइडिया तो इंडियन है, वोडाफोन ब्रिटिश है, वोडाफोन ने आइडिया को एक्वायर किया था, तो ये एफडीआई है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें यह है कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एफडीआई। एफडीआई अभी हमने बात करी, कोई भी फॉरेन कंपनी इंडियन सॉइल में बिजनेस करेगी वो एफडीआई है। फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर, शेयर नहीं होता, वो उस कंपनी को इंडियन सॉइल में बिजनेस करना है, शेयर नहीं, उसे एफआईआई बोलते हैं। शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, तो ये नहीं। पेंशन फंड इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, ये तो फिर से शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही, इसे भी एफआईआई बोलेंगे। फॉरेन मर्चेंट बैंक बाइंग शेयर, ये भी फिर से शेयर की बात हो रही है, ये भी फिर से एफआईआई है। फॉरेन एंटाइटी सेटिंग अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो डी आंसर होगा। इसमें फॉरेन एंटाइटी इंडिया में आ गई धंधा करने के लिए, इसलिए एफडीआई है। यहाँ पर ये इंडिया में नहीं आ रहे, केवल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ तो इंडिया में आ गए सीधा, इंडियन सॉइल में बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए एफडीआई। क्वेश्चन नंबर 12। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंटेन्ड अ हॉकिश इंस्टेंस। हॉकिश इंस्टेंस हमेशा ध्यान रखना है, ये एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव। कोई भी रिजर्व बैंक, दुनिया का कोई भी रिजर्व बैंक हॉकिश इंस्टेंस रखता है, तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, तो इसका हमारा आंसर होगा बी, हॉकिश इंस्टेंस, बी। तो ये अगर इंडिया का रिजर्व बैंक बोलता है कि हॉकिश इंस्टेंस रखेगा, तो इसका मतलब फ्यूचर में वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा होगा तो लिक्विडिटी कंट्रोल हो जाती है। ये हॉकिश इंस्टेंस मेनली रिजर्व बैंक रखता है
टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जब इकोनॉमी में लगातार महंगाई होती है, महंगाई इसीलिए होती है क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो लोन को महंगा करना पड़ेगा, एग्रेसिव तरीके से आरबीआई को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, बैंक के ऊपर से किसना करना है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखनी पड़ेगी, तो हॉकिंस इंस्टेंस रहता है। वरना एक होता है डोविश, डोविश इंस्टेंस भी होता है। डोविश का मतलब डोविश, डो बोलते हैं कबूतर को, जैसे डोविश, ये ना सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट स्टैंड होता है। डोविश स्टैंड में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होते हैं, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज्ड, रेट डिक्रीज्ड डोविश स्टैंड में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टैंड में क्या क्या करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, ये हमने पहले भी करा था। डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपेंडिचर के ऊपर लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स हमारा है ये हमारा कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गेन क्योंकि इनकम होता है, हमने रिलायंस के शेयर खरीदे 2-2,500 रुपये का और 2600 में बेच दिया, तो 100 रुपये का कैपिटल गेन है, तो इनकम होता है, ठीक है। उसके अलावा 14th इंटरनेशनल कंजर्व वेटलैंड, तो रामसर कन्वेंशन है, 20 का आंसर है। रामसर कहाँ पर है? ईरान में। ये 1971 में कन्वेंशन साइन हुआ था। वेटलैंड्स क्या होता है? वो वाले एरिया जहाँ पर शहर का पानी वानी इकट्ठा हो जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल थोड़ा ऊपर रहती है, तो वो ना बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसे रिचार्ज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।